आरएसएस का जहां तक ताल्लुक है, पता नहीं, आई डोंट नो व्हेदर आई शुड यूज दिस टर्म और नॉट, एक गुंडा जमात है। इंडिया की आज हम बात क्या करेंगे? They have basically killed all possibility of difference of opinion, believing that there is a faith-based ingrained superiority among some. The session protocol, please raise your hand and wait to be recognized before speaking. Questions will be taken only through the microphone and must be brief and relevant. मैं हर साइड से 2 questions लूँगा and then we'll proceed. और आपने जिससे सवाल पूछना है आप उनका नाम भी ले सकते हैं. And let's begin. The microphone is placed between the seats. You'll press the button, hold it and ask the question and release when you're done. Assalamu alaikum sir. I am Bhim Raj Sarvanbir, student of Government and Public Policy in NDU. And sir, I am very proudly saying that I belong to Hindu scheduled caste community, जिसने ईस्ट जो मुसलमान कम्युनिटी थी उसके साथ मिलकर जना साहब के साथ तावन किया कि हमने भी पाकिस्तान बनने में अपना रोल प्ले करना है, क्योंकि हम भी ये जो हिंदुत्व आइडियोलॉजी थी, ये जो आरएसएस की हिंदुत्व आइडियोलॉजी थी, हम भी उससे बागी थे, क्योंकि वहां पे ना सिर्फ मुसलमानों के ऊपर जुल्म था बल्कि उससे ज्यादा जो दलित कम्युनिटी थी, अछूत थे, हम शेड्यूल्ड कास्ट थे, अनटचेबल थे, हमसे आज भी वही जुल्म है सर। आज भी हम पाकिस्तान में तो प्राउडली कहते हैं जी हमें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन राइट्स शेड्यूल्ड कास्ट को मिलते हैं, लेकिन आज भी उसी अखंड भारत के अंदर शेड्यूल्ड कास्ट को मंत्रों तक जाने नहीं दिया जाता। और मैं यही रिक्वेस्ट करता हूं कि जो पाकिस्तान में शेड्यूल्ड कास्ट का जो रोल है उसको भी हाईलाइट किया जाए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू भीमराव साहब, थैंक यू वेरी मच। एंड मैं हमेशा जाता रहता हूँ सीपैक के हवाले से प्रोजेक्ट्स में थर में मुझे बड़ी खुशी होती है कि जब मैं थर के खवातीन को देखता हूँ कि वो डंपर ट्रक्स चला रही हैं, वो माइनिंग भी हो रही है, और वो एक इलाका है जो जिसमें अक्सरियत आपकी कम्युनिटी की है माशाल्लाह, और बड़ी कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं इंडियन राजस्थान के बॉर्डर के साथ। आप ये देखेंगे ये जो सोच है हिंदुत्व की, बेसिकली ब्राह्मण सोच है। मैं आपको छोटी सी मिसाल देना चाहता हूँ जस्ट टू एजुकेट। मिसेस इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर थी, उनके वजीर दिफा जगजीवन राम थे, जो आपको पता है तारिक थे। और जब कैबिनेट मीटिंग होती थी, ये मैं 60s की बात कर रहा हूँ, तो 66 में वो प्राइम मिनिस्टर बनी, तो वो टी ब्रेक जब होती थी तो वो अपना फ्लास्क, अपने चाय और अपना प्याली लेके आते थे, क्योंकि वो सेकुलरिज्म की गवर्नमेंट थी। मिसेस इंदिरा गांधी नेहरू की बेटी थी, कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, अभी ये लोग नहीं आए थे बीजेपी, लेकिन सोच जो है कल्चर का कितना डीप हिस्सा है उनके हिंदुत्व के ब्राह्मण सोच के, they would not even serve from the same platter, same cup from it. जगजीवन राम अपना फ्लास्क, अपनी चाय, अपना सारा, जो मुझे कहा था ना मेरे दोस्त इंडियन दोस्त ने, डॉक्टर मनोरंजन बेसवाल ने, कि आपने हाथ लगा दिया, ये ग्लास प्लीट हो गया, मैं पानी नहीं पी सकता जब मैं स्टूडेंट था अमेरिका में। तो ये सोच है। सो यू सी दिस इज ये सोच सिर्फ आपकी कम्युनिटी तक नहीं है माशाल्लाह, ये सिर्फ मुसलमानों, सिखों, क्रिश्चियंस के साथ। I just want to mention that this is part ingrained in their consciousness, embedded in their mindset. It's part of their DNA. Thank you. So if there's anyone else who wants to make a comment. शेख मुजीबुर रहमान साहब की आप मेमोआर्स पढ़ें तो वो एक वाकया लिखते हैं कि बचपन में जब वो स्कूल में पढ़ते थे तो उनका एक दोस्त था, उसका नाम था नोनी, वो हिंदू रिलीजन के थे, और वीर साहब कहते हैं कि हम सारा दिन खेलते रहते थे, तो अक्सर वो आता था मेरे घर, हम खेलते रहते थे, तो कभी कभी मैं उनके घर भी जाता था। तो एक मर्तबा नोनी ने मुझे कहा कि मुजीब तुम हमारे घर ना आया। तो मुजीब साहब ने पूछा क्यों? उसने कहा कि तुम कल आए थे ना, उसके बाद मेरी जो है अम्मी और बाकी रिश्तेदार, उन्होंने कहा कि ये पलीत क्यों आया है,
ये मरीज क्यों आया है, अब तुम ये सारा मेरा घर तुम इसको पानी से धो। तो धोया गया। हमारे एक सफीर थे जिन्हें इंडिया का ज्यादा तजर्बा नहीं था, बिकॉज यू सी इन आवर फॉरेन सर्विस पीपल कीप मूविंग। कुछ हमारे यूएन एक्सपर्ट्स होते हैं, कोई हमारे चाइना एक्सपर्ट्स होते हैं, कोई साउथ एशिया पे फोकस करते हैं। तो हमारे एक सफीर आए हिंदुस्तान। थोड़ा सा मैं अर्ज कर दूं, फ्रॉम द फॉरेन सर्विस आई स्पेंट 7 years in New Delhi. I lived in New Delhi with my family as Pakistan's Deputy High Commissioner and earlier as Second Secretary. तो वो रियाज खोकर साहब हमारे सफीर थे। तो यूरोपियन मुल्क से हमारे वो सफीर उनके कॉलीग आए थे। तो उन्होंने कहा कि एक हमारे पुराने दोस्त हैं यहाँ रहते हैं, रात को उन्होंने खाने पे मुझे बुलाया। तो वहाँ गए, जब वापस आए उन्होंने फिर अपना वाक्य सुनाया। मैं तो हैरान रह गया, हालांकि हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं, तो सफी साहब बता रहे थे। हम वहां गए, बैठे, उन्होंने हमारे होस्ट ने आगे उन्होंने कहा जी खाना लग गया। तो कहते हैं मैं खाने की मेज पे गया तो सिर्फ एक बंदे का खाना था और वो मेरा था, और वो जो फैमिली है जिन्होंने मुझे इनवाइट किया था उनमें से कोई भी मेज पे मौजूद नहीं था। तो उन्होंने कहा था आप खाना खाए लो। तो कहते मैंने खाना खा लिया। हुआ ये था कि वो ये समझते थे कि ये मुसलमान एम्बेसडर, पाकिस्तानी एम्बेसडर, ये पलीत है, इसके साथ बैठ के हमें खाना नहीं खाना चाहिए और खा ही नहीं सकते। लेकिन आई डोंट वांट टू क्रिएट एनी मिस इंप्रेशन, सारा इंडिया ऐसा नहीं है, द होल ऑफ इंडिया इज नॉट लाइक दिस। लेकिन ऐसे पॉकेट्स हैं। आरएसएस का जहां तक ताल्लुक है, पता नहीं, I don't know whether I should use this term or not. एक गुंडा जमात है, गुंडों की जमात है, जिससे इंडिया का एक शरीफ आदमी घबराता है, डरता है, जिसके बारे में कोई बात नहीं करना चाहता। ड्राइंग रूम में बैठ के बातें करेंगे, लेकिन ओपनली बात करते हुए उस वक्त भी घबराते थे जब आरएसएस ऊपर नहीं थी, और अब तो किसी में जरूरत भी नहीं। Thank you very much. Center row. Yes, you. Assalamualaikum. So my question is that in the previous general election in India, we saw that BJP couldn't get majority seats, and the reduced BJP majority was widely interpreted as Indian voters rejected Hindutva ideology. But within months, we have seen that the decisive victory of BJP in all the state elections, Maharashtra, Haryana, Bihar. So my question is, are we misreading the electoral outcome as ideological rejection? Or if I put it more fundamentally, if the RSS has already captured all the state institutions like police, media, judiciary, bureaucracy, education, so does it even need or does it even matter who wins the election in India? Thank you. So please. Okay. Thank you very much. I would not agree with this view of soft or hard Hindutva. It's like saying a good Taliban and bad Taliban. Hindutva is Hindutva. It's a mindset. मैं आपको 2 एग्जाम्पल देता हूँ। 2 मुख्तलिफ प्राइम मिनिस्टर्स ऑफ इंडिया belonging ostensibly to different time frames and different ideologies. एक कांग्रेस पार्टी और एक बीजेपी। 1971 में आफ्टर बांग्लादेश मिसेस इंदिरा गांधी ने क्या कहा? हमने 1000 साल का बदला ले लिया। मोदी आजकल क्या कहता है? हमने 1000 साल की गुलामी देखी। The narrative is the same. मैं इंडिया गया, मैं जाता रहता। I was the first Pakistani journalist to write for the Indian press. Track 2 मैंने शुरू किया था इंडिया पाकिस्तान का। मैंने observed of the Muslim the 80s. मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा यार आपने बात की 1000 साल की, तो 71 में तो पाकिस्तान was only 24 years old.
तो आपकी क्या, आर यू रेफरिंग टू मोहम्मद बिन कासिम? 1000 साल बहुत है ना. So you see, this is the thing. वो that does not go out of their system. So it's no soft or no hard. उनको खटकता, it's not Kashmir, it's not borders, it's not terrorism. उनको खटकता है पाकिस्तान. That is the problem. भारत माता को वो कहते हैं आपने स्प्लिट किया. जो आपने भी बात की, ये Pakistanis generally, in my view, have a more broader mindset and ज्यादा खुले दिल के. और आप कहते हैं ना जो इंडियंस वो अपना प्रोपेगेंडा जल्दी मान लेते हैं. They are more indoctrinated ideologically because एक है, आप इंडिया में अगर कोई कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की तारीफ करके देखें वो फारग हो जाए. एल के अडवाणी साहब इधर आए थे, उन्होंने हमने को इनवाइट किया था, उन्होंने तारीफ की कुछ लिखी. It led to the end of his political career. मैं पाकिस्तान टेलीविजन में जाके महात्मा गांधी की तारीफ कर सकता हूँ, पंडित नेहरू की तारीफ कर सकता हूँ. मुझे कोई I will not lose my political career. और दूसरा देख लें क्रिकेट मैच. When मुशर्रफ साहब का दौर था उसमें 2005-6 की बात है. Indian cricket team आई, we lost to India. We applauded their victory on Pakistani soil. वो प्रियंका गांधी भी आई थी, राहुल भी आए थे कराची वाला मैच में. इंडिया में जब मैच हारे थे वो फिरोजशाह कोटला ग्राउंड में दिल्ली में, they burned down the, जला दिया था उन्होंने. इतनी उनका था कि ये हुआ कैसे है. So you see this, it's and also on the, I think our media, लोग बातें बड़ी करते हैं कि कंट्रोल है. I think on foreign policy issues we are more freer, we are more open on this issue. और अगर आपने इन्होंने भी बात की about BJP and RSS का, I feel that ये जो ideological और ठीक है डॉक्टर साहब ने, मेरा भी ये व्यू रहा है कि इंडिया की एक ideological foreign policy है towards Pakistan. It's based on the RSS ideology. वो क्या है? Anti-Muslim, Muslim bashing at home and Pakistan bashing at home. It is, and it sells. और एक बड़ी important बात इन्होंने की थी. It's very important to understand the facts. हमारा आखिरी इलेक्शन कैंपेन जिसमें हिंदुस्तान was an issue was 1988. उसके बाद इलेक्शन हमारे हुए 1990, 93, 97, 202, 207 and 8, 2013, 2018, 2024. इन सारे इलेक्शंस में इंडिया वाज अ नॉन फैक्टर. लेकिन जब इलेक्शन शुरू होता है पाकिस्तान बैशिंग शुरू हो जाती है फ्रॉम ऑल साइड्स एंड इट बिकम्स अ बिग इशू. सो जो आरएसएस का जो है का जो गेम प्लान है वो उससे अपने निकल नहीं सकते. एंड दैट इज पार्ट, इट इज सो मच, ये 100 साल पुरानी इनकी है आइडियोलॉजी. एंड बाय द वे वो 100 साल तो पूरे हो गए. इस साल 2026 में 2 इंपॉर्टेंट एनिवर्सरीज है, नोट कर लें, उधर नोट करेंगे वो लोग. बैटल ऑफ पानीपत जब मुगल एम्पायर शुरू हुआ था 1526, 500 साल पहले. और 1026 में महमूद और गजनी का सोमनाथ का हमला 1000 साल पहले हुआ. वो याद रखेंगे. So you know, it is in their mindset because they see कि ये मुसलमानों को भी, I always say they have a महमूद और गजनी complex. तो समझते ये जो आया ना वहां से, मैंने दिल्ली में कहा भी था, मैं आपका ये प्रॉब्लम है. उन्होंने कहा क्या इश्यूज है? मैंने 2 इश्यूज हैं. एक तो ये है कि आप बहुत बड़ा मुल्क, बड़ा अजीम मुल्क, सकाफत है, सिविलाइजेशन, ग्रेट सिविलाइजेशन, वी शुड हैव अ डाइवर्स कंट्री. लेकिन आपका दिल बहुत छोटा है, दिल बड़ा करो. मैं कहता दिस इज अ बिग इशू. दूसरा मैंने कहा आपके ज़हन में जो है रचा हुआ है सोमनाथ, महमूद और गजनी कॉम्प्लेक्स के ऑल मुस्लिम्स आर मराडर्स एंड दे वर देयर, वो सारे. तो वो जो है ना, हालांकि बड़ा मुल्क है लेकिन वो खौफ भी पाकिस्तान से ये है कि पाकिस्तानीज आर दबंग and they are able to fight it out, and which we demonstrated in May 2025. So इसमें अब जो खतरनाक बात ये लेटेस्ट हुई है ना, जो आपने बात की आरएसएस की कंट्रोल की, they have now taken over the armed forces of India. ये पहले नहीं. Indian armed forces were genuinely secular, they were open. You have their generals, their even the field marshal था Sam Manekshaw, खुले डोले बोलते. He's a Parsi
लेकिन अब वो जो चीफ है उसका चाचा है, मामा आरएसएस में था, कोई एयरफोर्स का फलाना उसका रिश्तेदार उसमें था, सो दैट हैज बिकम आइडियोलॉजिकल। और उसने जाके चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ने जाके पूजा की पब्लिकली इन दैट इट्स अ सेकुलर कंट्री ऑफिशियल, उधर जाके आपने डेमोंस्ट्रेटिंग हिज लॉयल्टी टू हिंदुत्व, ये खतरनाक बात है। एंड आई थिंक दैट्स डेंजरस मोर फॉर द इंडियन आर्म फोर्सेस एंड फॉर द इंडियन इंस्टीट्यूशंस। दैट शुड बी डेड। थैंक यू। Thank you. Quickly, regionally, my own sense is it's going the other way. I think India ne, after decades of actually finding space in the world for itself post-Cold War, it is now moving towards isolating its own position. मेरा नहीं ख्याल इंडिया कभी इतना वीक हुआ है इन साउथ एशिया। अगर आप इंडिया की साउथ एशिया की इस वक्त पोजीशन देखें तो कोई भी ऐसा नेबर नहीं है जो इंडिया के साथ चलने को तैयार है इन द करंट मोड। आई डोंट थिंक इंडिया कैन हेल्प इट। जो मैंने आपको बताया था उस वक्त द पीपल, द इंडिविजुअल्स हु आर एक्चुअली रनिंग द शो, इट मैटर्स। वो अपने आप को ट्रांसफॉर्म नहीं कर सकते इनटू स्टेट्समैन ऑन दिस क्वेश्चन ऑफ पाकिस्तान। बाकी चीजों पे शायद करते हो, बट इट्स सो डीप रूटेड एंड आई सॉ दिस माय सेल्फ कि वो वहां आपको चेंज नजर नहीं आएगी। सो इफ इंडिया कीप्स डूइंग दिस, अभी आपको नजर आ रहा है कि द शीन हैज वॉर्न ऑफ। आहिस्ता आहिस्ता वो मुल्क भी जो सारा वक्त इंडिया की तारीफ करते थे, वो एनालिस्ट भी वो बार-बार अब सवाल जरूर पूछ रहे हैं। और ये डीप रूटेड इसलिए है कि वो जो आइडियोलॉजी आ रही है वो मेड अप नहीं है, इट्स अ रियल आइडियोलॉजी, इट्स एक्चुअली टेकन टाइम। इनफैक्ट अगर whoever is sort of managing this, अगर आपको स्लाइड लगा दें, आप सारे पढ़ लें उसको, बट बेसिकली इट जस्ट गिव्स यू अ सेंस कि नाज़ी जर्मनी और आरएसएस, कुछ आपने डॉक्यूमेंट्री में भी देखा है, what's the comparison there, so you can read it on your own time. जहाँ तक ये क्वेश्चन है कैप्चर का, ये बिल्कुल कैप्चर हुए हैं स्टेट इंस्टीट्यूशंस। यही होता है फैशिस्ट आइडियोलॉजी में, और फिर आहिस्ता आहिस्ता दे फिल देम विद लाइक माइंडेड पीपल, एको चेंबर बनता है और फिर वो नॉर्म बनना शुरू हो जाता है। फिर जो डिसेंट शो करता है उस पे they actually get a negative reaction. Negative reaction कुछ भी हो सकता है, you can be ousted from that space, you can be harmed, etc. And वो अब आपको इंडिया में काफी लेयर्स में नजर आ रहा है। मुझे नहीं लगता कोई अभी possibility है of the BJP simply being ousted. I don't think there's an opposition that can do that. The regional parties have a lot of differences. So this problem I think will remain in hand. जहाँ तक आपका क्वेश्चन, that's an important one, youngsters and what you do and where you go. देखिए मैं आपको दो चीजें कहूँगा, and this is to me this is the most important thing. Policy answers are found in the right policy questions. Your policy question cannot be how to harm India. Your policy question is how does Pakistan succeed. मैं आपसे सवाल मैंने आपको छोड़ा था जब मैं बोल रहा था, क्या करें कि इंडियन यंगर जनरेशन जिसको झूठ बोल के ये कन्विंस किया गया कि पाकिस्तान ऐसा है वैसा है, उसको हम ये प्रूव कर सकें कि जो ये बात हो रही है वो गलत है। थिंक ऑफ ए जीरो कॉस्ट पॉलिसी ऑप्शन। मे की दुनिया में बात हो रही है कौन जीता कौन हारा। हाउ अबाउट अ कॉन्वर्सेशन दैट सेज कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड जीतने हारने में। क्वेश्चन ये है कि who was irresponsible, who is responsible? Who is going to find a way to protect 2 billion people in this region, and who is bent upon destroying that space for an ideology जो सारी दुनिया कह रही है is fascist, right? I think that's the conversation. वरना तो आप यही गिनते रहेंगे कि किसने क्या किया और किसने नहीं किया। अगर आप let's assume जो under 40 इंडियन सारे जितने हैं उनको कहेंगे सुबह आ जाए, कोई वीजा नहीं आके पाकिस्तान को देखे, क्या होगा? दो चीजें हो सकती है, या वो आ जाए और आके देखेंगे कि यहाँ सारे इंसान रहते हैं, सड़कें भी उनसे बेहतर हैं, आप में से जो इंडिया गया है वो देखें वाउच फॉर दैट, डिस्पाइट उन्होंने अपनी तरक्की बहुत की है इकोनॉमी की, आई एम नॉट डिबेटिंग दैट पॉइंट। और हमें कभी भी अब ये भी नहीं करना चाहिए कि जो चीजें नजर आई, जैसे अफरा साहब ने कहा सारा इंडिया से नहीं है, सुनेंगे इट्स क्लियर, राइट? बट व्हाट इज द रियलिटी? रियलिटी ये कि वो यहाँ आके देखेंगे और वो कहेंगे कि जो मोदी सरकार कह रही है वो तो झूठ है। जाके पूछेंगे ना उनसे कि आप क्या छुपा रहे हैं, क्या प्रॉब्लम। दूसरी ऑप्शन ये है जो कि एक्चुअली होगा कि इंडियन गवर्नमेंट कहेगी कि हम नहीं जाने देंगे,
तो इससे बेहतर क्या चीज हो सकती है? आपने दुनिया को भी बता दिया कि जी मैं तो खुला हूं, कल सुबह तशरीफ ले, मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं तो दिखाना चाहता हूँ। वो नहीं आने देगा तो पूछने दे उनके लोगों को उनसे कि जी आप क्यों नहीं जाने दे रहे, क्या प्रॉब्लम है? वो तो हमें कह रहे हैं हमने देखना है। All I'm saying is think out of the box. You will always find a policy way forward. The most popular policy position is not always the best position. India अपने आप को isolate कर रहा है. It is going in a direction that is going to weaken India from within. I wish them all the luck. But what are we going to do to grow with or without them? That's the question you should be asking. During my stay in New Delhi, एक कपल मुझे मिला, उन्होंने कहा जी कि आपको अकबर बादशाह बहुत पसंद है। तो मैंने कहा जैसे बाकी होते हैं सॉवरेन्स वैसे ही। तो आई आस्क्ड हिम कि आप क्यों पूछ रहे हैं? उसने कहा जब हम मस्जिद के पास से गुजरते हैं तो अल्लाह अकबर की आवाज आती है। तो आई वाज जस्ट क्यूरियस कि व्हाई डिड मुस्लिम्स लाइक अकबर बादशाह? अल्लाह अकबर जो कहते हैं क्यों कहते हैं? The general view in India is that in Pakistan हर बंदे की कुछ चार बीवियां हैं, सब बुर्के पहनते हैं। जी आप हंस रहे हैं, लेकिन मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ कि जरा सोचिए, ये उनका माइंडसेट है, वो यूं समझते हैं। One should not fall prey to one's own propaganda. एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है, खास तौर पे जब दो न्यूक्लियर कंट्रीज हों, मुकाबले वाले हों। हम उनको नहीं जानते, हमारे जो टॉप के लोग हैं इंडिया को कम जानते हैं, वो हमें बिल्कुल नहीं जानते। दिस इज अनफॉर्चुनेट थिंग, वो हमें बिल्कुल नहीं जानते। लेकिन हम ये कहेंगे कि इंडिया, at least we believe them when they say that India is a secular country. India has never been a secular country. They have always been a Hindu country. Now they have become a Hindu fundamentalist country. हम अगर कहें कि हम इस्लामिक कंट्री हैं, मेरे ख्याल में we are more secular in terms of religion than India. अब ऐसा क्यों है? कोई वजह तो होगी ना। Please try to understand. History matters. Geography matters. Special experiences matter. ये फिर माइंडसेट बनाते हैं आपका। दादा जान परदादा जान वहां से चला, आपने सुना। पाकिस्तान का बनना एक बहुत बड़ा झटका था हिंदू इंडिया के लिए। हम उसको अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे। हमारा ये ख्याल है शायद कि कश्मीर का मसला हल हो जाए तो इंडिया के साथ मसला ठीक हो जाएगा। मसला कश्मीर कुछ भी नहीं है, उनके लिए मसला आप है, और आप भी कुछ नहीं है। उनके लिए लाहौर बड़ा प्यारा है, रावलपिंडी मुल्तान बहुत प्यारा इलाका है, उनके लिए इस्लाम सबसे बड़ा दुश्मन है। वो कहेंगे आपका हमारे साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है, अब इस्लाम को छोड़ दीजिए। Whenever you are in New Delhi, every other person would ask you, or might ask you one question. अकेले में, वो ये कि आपके दादा परदादा जो हिंदू होते थे, आपको कभी याद नहीं आया? No. You see, look at this question from their perspective. एक अगर आप हिस्टोरियन हैं और आप साधु हैं और आप दिल्ली में बैठे हैं और आप बहुत बड़े पढ़े लिखे आदमी हैं एंड यू आर डिवोटेड टू योर रिलीजन, आप ट्रंप को कैसे देखेंगे? भारत, हिंदुस्तान, मूसले आए, उन्होंने आकर हमारा कल्चर तब्दील किया। हम संस्कृत की बात करते थे, इन्होंने हमें हिंदी सिखा दी। हम धोती पहनते थे, इन्होंने हमें शलवार कमीज और फिर कट के पजामा पर बना दिया। हम गोश्त कभी नहीं खाते थे, इन्होंने हमें कुछ को गोश्त भी खिला दिया, फिर हमें मुसलमान कर दिया। मोहम्मद अली जिन्ना के परदादा जो हैं अबू जल्द अल-सानी के हाथ उन्होंने इस्लाम कबूल किया। इकबाल, उनके दादा हिंदू पंडित कश्मीर के, उन्होंने टू नेशन थ्योरी के कॉन्टेक्स्ट में बात की, पाकिस्तान की बात की।
तो ये अजीब वो गरीब बात उनको लगती है। देखिए, आप उनके पर्सपेक्टिव से जब अपने आप को देखते हैं, दिस इज व्हाट वी आर टॉट इन फॉरेन सर्विस। जिस मुल्क में आप जाएं, अपनी ऐनक उतार दें, उनकी ऐनक पहनें और फिर अपने आप को देखने की कोशिश करें, फिर आपको अंडरस्टैंडिंग होगी कि वो आपको कैसे देखते हैं। अब ये हिंदुत्व का या हिंदू फाशिज्म का जो जिन बोतल से बाहर आया है, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, इसका वापस जाना बहुत मुश्किल है। मोदी चला जाएगा, मोदी चला जाएगा कुछ ऐसे बात, लेकिन एक और मोदी आएगा। मोदी को आप अंडरस्टैंड करते हैं ये कौन है? जब ये 7 साल का बच्चा था, ये आरएसएस का मेंबर बन गया था, एंड ही वांटेड टू बिकम अ साधु, ही डिडंट वांट टू बिकम अ पॉलिटिशियन। फिर ही अपने जो इनके पीर हैं उनके पास गया और कहा मैं साधु बनना चाहता हूं। उसने कहा नहीं, तेरी किस्मत जो है पॉलिटिक्स में। To test, लेकिन अनाउंस नहीं किया था, and I had to go on television से कि हम देख रहे हैं, सोच रहे हैं, देखेंगे, you were okay, because we couldn't announce the decision before that. And progressively we saw the Indian attitude harden and becoming arrogant. What you say, you do this. और वो बयान भी आ गया उनका कि देखें जी, I think it was 18th or 19th of May, कि now we have the nuclear bomb, Pakistan should reassess its policy on Kashmir because the balance of power in the region has changed. I think 18 या 19 मई को उसका एल.के. अडवाणी का था, डेप्टी प्राइम मिनिस्टर एंड होम मिनिस्टर, बड़ा एरोगेंट कबर वाला, और भी और बयान आए कि हम ये करेंगे वो करेंगे, एंड इंडियंस वर रियली फ्लाइंग वेरी हाई। तो हमने अपने एम्बेसी को भी कहा था, हाई कमीशन को वैसे भी मॉनिटर कर रहे थे। When we actually did the tests, उन्होंने 5 किए थे, हमने कहा हम 6 करेंगे क्योंकि टेस्ट भी होना। तो 28 को जब टेस्ट किया हमने, तो एकदम इंडियन लोकसभा का सेशन पार्लियामेंट का हो रहा था। The session was called off, there was emergency, उनके रंग उड़ गए, उनके बिको दे वर येलो फेस, कैबिनेट मीटिंग्स कॉल होगी, सारा कुछ हो गया, and they were in a state of shock कि हुआ क्या है। चंद माह के बाद वाजपेयी साहब तशरीफ लाए लाहौर, और I had the honor to be his minister in waiting, and I spent time with him. उनकी leadership team भी आई थी। मैंने उनसे सवाल किया, उनके एक बड़ा खास बंदा था, मैंने कहा ये आपने पहले आपका बड़ा एटीट्यूड था, गरूर और तकब्बुर था, एरोगेंट था, तो उसके बाद क्या हुआ? What was आपके लगता था you were surprised at a test? उसने कहा कि हमारी असेसमेंट थी कि 2 चीजें, या तो ये पाकिस्तानी अपने लोगों से ब्लफ कर रहे हैं कि बस बॉम्ब है नहीं, मारते रहे कि बॉम्ब रखा हुआ है। दूसरा, अगर बॉम्ब है भी तो पाकिस्तानी आर वेरी क्लोज टू द अमेरिकन, इनकी जरूरत नहीं होगी टेस्ट करने की, क्योंकि अमेरिका इजाजत नहीं देगा। तो सो रहा मैं, आपकी अंडरस्टैंडिंग ये है? तो उनका दूसरा था कि जो आई वाज इन अ बीबीसी टेलीविजन शो उसी टाइम आफ्टर द टेस्ट, एक इंडियन जर्नल के साथ लाइव शो था, एंड इन अ शो ही सेड, "Oh you Pakistanis, you have the Islamic bomb." Like a general, I never realized that bombs also have religions. America, and so by that reckoning, India has the vegetarian bomb. हमने कभी नहीं कहा कि so bomb has religion, but उनके ज़हन में देखें Islamic bomb या bomb नहीं है। Thank God for the bomb and thank God for the strong army. आजकल तो इस might is right. अगर ये ना होते तो फिर इंडिया तो आपका क्या करेगा? Okay, I have a question. My name is Fahim Gul from BS Economics at National Defence University. मोहित यूसुफ साहब ने कहा कि जो उनकी आइडियोलॉजी है वो किसी भी कंट्री को आइडियोलॉजी रिक्वायर्ड होती है, और मुशाहिद साहब ने कहा कि वो उनके कल्चर में है, और जैसा कि हिंदू सिविलाइजेशन तो काफ़ी पुरानी है तो उनके और बहुत डीप रूटेड भी है, अनलाइक यूएस जिनके पास कोई आइडियोलॉजी नहीं है और वो रिसेंटली अभी जापान की आइडियोलॉजी लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स के जरिए कॉपी कर रहे हैं। तो फिर भी क्या रीज़न है कि इतने साल गुजरने के बावजूद एक्सट्रीमिज्म अपनी मौत आप मर जाती है लेकिन अभी तक ये हिंदुत्व अपनी मौत नहीं मरी। और दूसरा उन्होंने रेज किया क्वेश्चन
एक आइडिया दिया कि हम कैसे उनके ब्रेन वॉश कर सकते हैं, मतलब डिटॉक्सिकेट कर सकते हैं उनकी यूथ को कि वो बिलीव करें ट्रू पाकिस्तान में। तो पहले तो हमें अपनी यूथ पे काम करना चाहिए, हमारी अपनी यूथ इतनी इंटॉक्सिकेटेड है, जेन ज़ी है। तो and I am from Balochistan, so it must be taken in reference with our youth, that how our youth is being diagnosed. Thank you very much. After this, yes, sir, please. Two questions were addressed to me, about China and India. You see, there is no possibility of that kind of strategic convergence of interests between China and India, for the simple reason because India sees itself, and this is not from the present regime, from day one under Nehru, as the natural successor to the British Raj. They felt they should play a leadership role. And they see themselves as competitors and rivals of China. And for the first 10 years of independence, then they were dominating and they were ahead of China in diplomacy, in terms of image, as a liberal democracy. And China was also with them, but as a junior partner. But now they developed that kind of fundamental divergence of interest, especially on this issue of their borders, and also that India is keen to play a role, which they were playing till Trump came in. A role to contain China, to combat China, to take on China. So that way there is a certain kind of deep-seated rivalry. And recently in 2025, there were 3 steps taken by the Chinese which have strategic implications and which would almost rule out the kind of convergence of interest on terrorism that you talk about. Number one, that on 14th of May, after the Pakistani victory over India and the encounter on 10th, from 6th to 10th, China proclaimed that the Indian occupied area called Arunachal Pradesh is actually Chinese territory, which is illegally occupied by India, and they renamed it Zangnan. And they also renamed 52 rivers, ridges, towns, bridges, areas of that disputed area with Chinese names. So that's number one, which means it's a red line for China. The unity and territorial integrity and sovereignty of China is a red line, because they had a century of humiliation under Western domination, on which they have no will, they will not compromise, including power. Secondly, 2 months after that, the Chinese have announced, after Indian threats against Pakistan, on abrogation of the Indus Waters Treaty. And because we are the lower riparian to India, but India is the lower riparian to China. And they have announced a big dam on the Brahmaputra River, which is about $157 billion, and which means that India's threat that they had against Pakistan is on water aggression is no longer valid. The third aspect they have is in October, they announced a big railway project between Xinjiang and Tibet, north of India, which will go across the area of Aksai Chin, which India claims. And that's worth about $50 billion. And as you know, that these are areas which are strategic, which are sparsely populated, but which can also carry not just passengers, but also troops. So that way, it is a strategic turnaround in Chinese-Indian relations, and it's a plus strategically for Pakistan. So that kind of concern, I think, is not well founded. The other area which was mentioned about RSS after the Pakistan, yes, they would like to do that, but the current scenario in India is that, in my view, India has been in the worst diplomatic position, and internationally also, after 1962, when after October 1962 India-China war, Nehru was humiliated, India was humiliated, Modi has been weakened by this adventure against Pakistan. And given the situation in India,
yes, it's still predominant, but there's also been some resurgence of the non-Congress forces. So I do not see that kind of revenge taking that we talked about at an organized, systematic, institutional level. However, you should expect the kind of lynchings that I mentioned in my presentation also, that the Sangh Parivar, which is part of the Vishwa Hindu Pradeshad and other who are part of this family of Hindutva, they will target people at different areas, especially Muslims and also Christians and also the Sikh community, because all these are in their firing line. One other thing I'd like to mention is Dr. Mohit Yusuf Saab mentioned about visa-free travel. There was one occasion 20 years ago when the visa was opened up in the Wagah border for the Indians to come and watch the cricket match in Lahore. And Lahore was swarmed by thousands of Indian tourists. And all of them, without exception, went back and said, we have never had such a wonderful time as we had, because the people of Pakistan, or the shopkeepers, or the Aam Aadmi or Awam were warm and welcoming, and some of them even didn't charge them and so forth. So that I agree that this is the people vote with their feet, and when they came over, they saw that Pakistanis are a generous people, large-hearted people, and a warm and welcoming people above any kind of prejudice or bias. Thank you. Thank you for asking me about the youth, because I consider myself young. दो चीजें, पहली तो बात है, I think you said US की कोई ideology नहीं है और वो large learning model etc. US की बिल्कुल ideology है, and actually that's one of the main reasons that the United States succeeded as a country for so many years, and that is an ideology called melting pot. Their ideology was basically to pick up the best brains from around the world, throw them in a system where you don't judge anybody. अब नहीं है obviously आज, and that's, अगर आप कोई भी innovation US की देखेंगे, कोई भी number one sportsman और sportswoman US की देखेंगे, कोई भी literary character देखेंगे, उन सारों का नाम रशियन, ईस्टर्न यूरोपियन, मुसलमान या कहीं का होगा, अमेरिकन, आयरिश नहीं होगा. So that's something you have to keep in mind. All countries find a way to coalesce around an ideology. Sir, US civilization, not ideology. चलिए अभी मेरी सुने ना, आपने तो पूछ लिया. अच्छा, दूसरी बात जो है आपकी on the youth and अपना youth and intoxicant. देखिए, you're making the same mistake that we are actually pointing a finger at India for. If you ever want to create a unitary mindset based on a belief is some are wrong and some are right, you will always end up with a society that is intolerant. The key to a diverse society is always tolerating and celebrating diversity in those pockets. इंडिया की आज हम बात क्या करें? बात ही ये है कि they have basically killed all possibility of difference of opinion, believing that there is a faith-based ingrained superiority among some. इसका ताल्लुक बाय द वे किसी डेमोक्रेसी या नॉन डेमोक्रेसी से नहीं है. हिटलर इलेक्शन जीत गया था. आज भी अगर आप जर्मन बुंडेस्टाग में जाएं, वहां पे एडोल्फ हिटलर का नाम लिखा हुआ है as one of the parliamentarians. उन्होंने सारे नाम लिखे हुए हैं आज तक अपनी दीवारों पर. So while I accept your point कि obviously we should be a 60%, 65% young population, we should work on our youth in every possible way. The goal cannot be to say कि ये होना चाहिए, because then you will run into the same problem in such a diverse society. Let people have their views. Just know that those views have to remain within the bounds of civility, and you appreciate when you hear a different view. That's how human beings learn. That's how civilizations come up. Yes, sir. एक सवाल किसी ने किया था कि क्या हिंदुस्तान बदला लेना चाहेगा? बिल्कुल लेना चाहेगा. ले सकेगा या नहीं ले सकेगा आई डोंट नो, लेकिन बिल्कुल लेना चाहेगा, क्योंकि हिंदुस्तान अपने आप को बहुत बड़ा मुल्क समझता है. बड़ा मुल्क है, एरिया ज्यादा है,
सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स बहुत ज्यादा है, फिर जूडियो क्रिश्चियन माइंडसेट जो है वो उनके साथ है, वो इस्लामी ममालिक के साथ नहीं है। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, क्रूसेड जो हुई थी, वो लड़ाइयां जो हुई थी स्पेन में जो हुआ था 1492 में, वो मुसलमानों के खिलाफ हुआ था। हिंदू के खिलाफ उन्होंने कोई मेजर जंग नहीं लड़ी जूडो क्रिश्चियन माइंडसेट ने। तो वो भी उनको पंप अप करते हैं कि आप बहुत बड़े हैं, और वो भी समझते हैं कि हम तो बहुत बड़े हैं, और पाकिस्तान तो वैसे छोटा है और बैकवर्ड है और मुस्लिम है, और मुसलमान जो है वो बुर्के पहनते हैं और काम आप करते नहीं हैं। तो इस कॉन्टेक्स्ट में वो आपको देखते हैं। There is a need for them to understand Pakistan. मुझे a person who has been dealing with India for 16 years, जो सबसे बड़ा एक एप्रीहेंशन होता है वो ये कि वो ये समझते हैं कि अगर कोई मेजर कन्फ्लैग्रेशन पाकिस्तान के साथ हुई तो पाकिस्तान न्यूक्लियर वेपन कभी भी इस्तेमाल नहीं करेगा। ये उनमें से बहुत से लोग हैं जो ये यकीन रखते हैं। अब चाइना और हिंदुस्तान की बात जो हो, मैं आपको 1949 में ले जाता हूं। पहला खत जो नेहरू साहब ने चीन को लिखा, चीनी प्रीमियर चुइन लाई को, उस वक्त वो थे जनरल चुइन लाई, और उसमें वो कहते हैं कीपिंग इन माइंड द डिजायर ऑफ द पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना to establish diplomatic relations with India, the government of India has decided to hereby appoint Mr. Frafra as the Indian ambassador to Beijing. और वहां से जवाब आता है चुइलाई का, keeping in mind the desire of the government of India to establish diplomatic relations with the People's Republic of China, we have decided this. Rivalry आप देख रहे हैं जब आप चीनियों से बात करते हैं। I used to interact with top people in Beijing, where I was posted as minister in our embassy for 3 years. वो हमें कहते थे India is a large country with a small heart. Large country with a small heart. देखा ना, वो ये कहते हैं कि इंडिया ने 3-4 मरतबा हिस्ट्री में उन पे हमला किया। एक तुगलक डायनेस्टी के जमाने में जिसको कहते हैं कराचल एक्सपेडिशन हुई थी, फिर जनरल जोरावर सिंह 1860s में इन्होंने तिब्बत पे हमला किया, फिर कर्नल यंग हस्बैंड 1905 में उन्होंने तिब्बत के चीन पे हमला किया अंग्रेज के दौर में, और फिर 62 में। ये उनका ये ख्याल है। लेकिन अगर वेस्टर्न मीडिया कहता है आपको कि चाइना इज राइजिंग एंड इंडिया इज राइजिंग, झूठ बोल रहे हैं। बीबीसी CNN आपसे झूठ बोल रहे हैं। मैं आपको मिसाल दूं, आई लिव्ड इन बीजिंग 3 years, कभी 1 सेकंड के लिए भी नहीं हुआ कि बिजली वहां गई हो। बीजिंग में जहां हम रहते थे कभी ऐसा नहीं हुआ 1 सेकंड के लिए भी कि सर्दियों में जब टेम्परेचर -10 है तो गर्म पानी ना आ रहा। When we landed from Delhi, from Beijing, I was posted as a deputy high commissioner to New Delhi. जब हम दिल्ली आए, एक होटल में ठहरे, बिजली चली गई। मेरे बच्चे जो है वो डर गए, छोटे थे, उन्होंने ये क्या हुआ? Then I told them, ये अब चाइना नहीं है, ये इंडिया है। और इंडिया में सारे मुझसे पूछा करते थे, चाइना क्या हमारे बराबर है? क्या चाइना वाकई हमारे बराबर है? हम तो बहुत ऊंचे नहीं है, क्योंकि अमेरिकनों ने कहा कि नहीं तुम तो बहुत ऊंचे हो। तो ये है कंस्ट्रेंट्स इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के। Can I have a slightly different view on this? शायद तालियां ना बजे, लेकिन फिर भी I think it's important. देखिए, I don't believe in fixed goods and bads in life. Because policy making में there is a problem if you fixate yourself on a particular view. जब आपको opportunity आएगी knocking on the door, you will miss it because of your view. Policy makers must remain open
to even the most unpopular, most difficult decisions if they are in your favor. So, I actually am the first one to say India has grown. There are certain things they did right due to which their microeconomic growth you can see on paper. You also saw India change on the ground. You are now seeing a deterioration of India going in the other direction. There is no harm in learning from the good and avoiding the bad. कभी भी फिक्सेटेड व्यू ऑफ एनीथिंग जब आप लेंगे तो आपके पास अपॉर्चुनिटी आएगी, यू लूज इट. ठीक. सो आई पर्सनली फील कि अगर कोई अपॉर्चुनिटी आपको नजर आए या प्रीवियसली आई हो, ये मुशाहिद साहब बैठे, ये ताल्लुक नहीं था, ये इंडिया नहीं था ऑलवेज. शायद अपॉर्चुनिटीज उनसे भी मिस हुई हो, हमसे भी हुई हो. आज वो अपॉर्चुनिटी नहीं है. आई हैव मेड इट क्लियर टू यू कि जो हिंदुत्व का माइंडसेट है जहां इंडिया को ले गया है, आई शudder टू थिंक व्हाट विल हैपन if this continues for another 10-20 years for a country of 1.5 billion. Right? But for your mind, for an analytical mind, वो जो अफसर साहब ने पहले बात की, बिल्कुल ठीक है. अपनी एन के उतारे, उनकी लगाएं, फिर समझें, फिर अपनी पॉलिसी बनाएं for your benefit. That is going to be the most critical thing if you really want to become successful in making the right policy. So fixed right and wrongs, वो रिलीजन में हो सकती है बात, इधर शायद नहीं हो सकती. जहां पे भी आपको अपॉर्चुनिटी मिले उसको आइडेंटिफाई जरूर कर लें. शायद आप ना ले सके, मसलन मैं आपको अभी बता देता हूं, नहीं हो सकती ये वीजा फ्री जो मैं बात कर रहा हूं इंडियंस की. Does that mean that I shouldn't think about that? No. I should think about it. Let the decision maker know and then let the decision maker say sorry for whatever reason ये अभी नहीं हो सकती. आपको वैसी शौक है तालियां बजाने. Deserved an applause. Last three questions. Yes, center row, black shirt. Ma'am. Okay, I have a question. My name is Fahim Gul from BS Economics at National Defense University. मोहित यूसुफ साहब ने कहा कि जो उनकी आइडियोलॉजी है वो किसी भी कंट्री को आइडियोलॉजी रिक्वायर्ड होती है, और मुशाहिद साहब ने कहा कि वो उनके कल्चर में है. और जैसा कि हिंदू सिविलाइजेशन तो काफ़ी पुरानी है, तो उनके और बहुत डीप रूटेड भी है, अनलाइक यूएस जिनके पास कोई आइडियोलॉजी नहीं है और वो रिसेंटली अभी जापान की आइडियोलॉजी लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स के जरिए कॉपी कर रहे हैं. तो फिर भी क्या रीज़न है कि इतने साल गुजरने के बावजूद एक्सट्रीमिज्म अपनी मौत आप मर जाती है, लेकिन अभी तक ये हिंदुत्व अपनी मौत नहीं मरी. और दूसरा उन्होंने रेज किया क्वेश्चन, एक आइडिया दिया कि हम कैसे उनके ब्रेन वॉश कर सकते हैं, मतलब डिटॉक्सिकेट कर सकते हैं उनकी यूथ को कि वो बिलीव करें ट्रू पाकिस्तान में. तो पहले तो हमें अपनी यूथ पे काम करना चाहिए. हमारी अपनी यूथ इतनी इंटॉक्सिकेटेड है, जेन ज़ी है. तो I am from Balochistan, so it must be taken in reference with our youth, that how our youth is being diagnosed. Thank you very much. After this. Yes, sir, please. Two questions were addressed to me, about China and India. You see, there is no possibility of that kind of strategic convergence of interests between China and India, for the simple reason because India sees itself, and this is not from the present regime, from day one under Nehru, as the natural successor to the British Raj. They felt they should play a leadership role, and they see themselves as competitors and rivals of China. And for the first 10 years of independence, then they were dominating and they were ahead of China in diplomacy, in terms of image, as a liberal democracy. And China was also with them, but as a junior partner. But now they developed that kind of fundamental divergence of interest, especially on this issue of their borders, and also that India is keen to play a role, which they were playing till Trump came in. A role to contain China, to combat China, to take on China.
So that way, there is a certain kind of deep-seated rivalry. And recently, in 2025, there were 3 steps taken by the Chinese which have strategic implications and which would almost rule out the kind of convergence of interest on terrorism that you talk about. Number one, that on 14th of May, after the Pakistani victory over India and the encounter on 10th, from 6th to 10th, China proclaimed that the Indian occupied area called Arunachal Pradesh is actually Chinese territory, which is illegally occupied by India, and they renamed it Zangnan. And they also renamed 52 rivers, ridges, towns, bridges, areas of that disputed area with Chinese names. So that's number one, which means it's a red line. For China, the unity and territorial integrity and sovereignty of China is a red line, because they had a century of humiliation under Western domination, on which they will not compromise, including power. Secondly, 2 months after that, the Chinese have announced, after Indian threats against Pakistan, on abrogation of the Indus Waters Treaty. And because we are the lower riparian to India, but India is the lower riparian to China. And they have announced a big dam on the Brahmaputra River, which is about $157 billion, and which means that India's threat that they had against Pakistan is on water aggression is no longer valid. The third aspect they have is in October, they announced a big railway project between Xinjiang and Tibet, north of India, which will go across the area of Aksai Chin, which India claims. And that's worth about $50 billion. And as you know, that these are areas which are strategic, which are sparsely populated, but which can also carry not just passengers, but also troops. So that way, it is a strategic turnaround in Chinese-Indian relations, and it's a plus strategically for Pakistan. So that kind of concern, I think, is not well founded. The other area which was mentioned about RSS after the Pakistan, yes, they would like to do that, but the current scenario in India is that, in my view, India has been in the worst diplomatic position, and internationally also, after 1962, when after October 1962 India-China war, Nehru was humiliated, India was humiliated, Modi has been weakened by this adventure against Pakistan. And given the situation in India, yes, it's still predominant, but there's also been some resurgence of the non-Congress forces. So I do not see that kind of revenge taking that we talk about at an organized, systematic, institutional level. However, you should expect the kind of lynchings that I mentioned in my presentation also, that the Sangh Parivar, which is part of the Vishwa Hindu Parishad and other who are part of this family of Hindutva, they will target people at different areas, especially Muslims and also Christians and also the Sikh community, because all these are in their firing line. One other thing I'd like to mention is Dr. Mohit Yusuf Saab mentioned about visa-free travel. There was one occasion 20 years ago when the visa was opened up in the Wagah border for the Indians to come and watch the cricket match in Lahore. And Lahore was swarmed by thousands of Indian tourists. And all of them, without exception, went back and said, we have never had such a wonderful time as we had, because the people of Pakistan, or the shopkeepers, or the Aam Aadmi or Awam were warm and welcoming, and some of them even didn't charge them and so forth. So that I agree that this is the people vote with their feet, and when they came over, they saw that Pakistanis are a generous people, large-hearted people, and a warm and welcoming people above any kind of prejudice or bias. Thank you. Thank you for asking me about the youth, because I consider myself young. दो चीजें, पहली तो बात है, I think you said US की कोई ideology नहीं है और वो large learning model etc.
US की बिल्कुल आइडियोलॉजी है, and actually that's one of the main reasons that the United States succeeded as a country for so many years, and that is an ideology called melting pot. Their ideology was basically to pick up the best brains from around the world, throw them in a system where you don't judge anybody. अब नहीं है obviously आज, and that's अगर आप कोई भी innovation US की देखेंगे, कोई भी नंबर 1 स्पोर्ट्समैन और स्पोर्ट्सवुमन US की देखेंगे, कोई भी लिटरेरी कैरेक्टर देखेंगे, उन सारों का नाम रशियन, ईस्टर्न यूरोपियन, मुसलमान या कहीं का होगा, अमेरिकन, आयरिश नहीं होगा. So that's something you have to keep in mind. All countries find a way to coalesce around an ideology. Sir, US civilization, not ideology. चलिए अभी मेरी सुने ना, आपने तो पूछ लिया. अच्छा, दूसरी बात जो है आपकी on the youth and अपना youth and intoxicant. देखिए, you're making the same mistake that we are actually pointing a finger at India for. If you ever want to create a unitary mindset based on a belief that some are wrong and some are right, you will always end up in a society that is intolerant. The key to a diverse society is always tolerating and celebrating diversity in those pockets. इंडिया की आज हम बात क्या करें? बात ही ये है कि they have basically killed all possibility of difference of opinion, believing that there is a faith-based ingrained superiority among some. इसका ताल्लुक बाय द वे किसी डेमोक्रेसी या नॉन डेमोक्रेसी से नहीं है. हिटलर इलेक्शन जीत गया था. आज भी अगर आप जर्मन बुंडेसटाग में जाएं, वहां पे एडोल्फ हिटलर का नाम लिखा हुआ है as one of the parliamentarians. उन्होंने सारे नाम लिखे हुए हैं आज तक अपनी दीवारों पर. So while I accept your point कि obviously we should be a 60%, 65% young population, we should work on our youth in every possible way. The goal cannot be to say कि ये होना चाहिए, because then you will run into the same problem in such a diverse society. Let people have their views. Just know that those views have to remain within the bounds of civility, and you appreciate when you hear a different view. That's how human beings learn. That's how civilizations come up. Yes, sir. एक सवाल किसी ने किया था कि क्या हिंदुस्तान बदला लेना चाहेगा? बिल्कुल लेना चाहेगा. ले सकेगा या नहीं ले सकेगा आई डोंट नो, लेकिन बिल्कुल लेना चाहेगा, क्योंकि हिंदुस्तान अपने आप को बहुत बड़ा मुल्क समझता है. बड़ा मुल्क है, एरिया ज्यादा है, सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स बहुत ज्यादा है, फिर जूडियो क्रिश्चियन माइंडसेट जो है वो उनके साथ है, वो इस्लामी ममालिक के साथ नहीं है. प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड. क्रूसेड जो हुई थी, वो लड़ाइयां जो हुई थी, स्पेन में जो हुआ था 1492 में, वो मुसलमानों के खिलाफ हुआ था. हिंदू के खिलाफ उन्होंने कोई मेजर जंग नहीं लड़ी जूडो क्रिश्चियन माइंडसेट ने. तो वो भी उनको पंप अप करते हैं कि आप बहुत बड़े हैं, और वो भी समझते हैं कि हम तो बहुत बड़े हैं, और पाकिस्तान तो वैसे छोटा है और बैकवर्ड है और मुस्लिम है, और मुसलमान जो है वो बुर्के पहनते हैं और काम आप करते नहीं हैं. तो इस कॉन्टेक्स्ट में वो आपको देखते हैं. There is a need for them to understand Pakistan. मुझे, a person who has been dealing with India for 16 years, जो सबसे बड़ा एक एप्रीहेंशन होता है वो ये कि वो ये समझते हैं कि अगर कोई मेजर कन्फ्लैग्रेशन पाकिस्तान के साथ हुई तो पाकिस्तान न्यूक्लियर वेपन कभी भी इस्तेमाल नहीं करेगा. ये उनमें से बहुत से लोग हैं जो ये यकीन रखते हैं. अब चाइना और हिंदुस्तान की बात जो हो, मैं आपको 1949 में ले जाता हूं. पहला खत जो नेहरू साहब ने चीन को लिखा, चीनी प्रीमियर चुइन लाई को, उस वक्त वो थे जनरल चुइन लाई, और उसमें वो कहते हैं कीपिंग इन माइंड द डिजायर ऑफ द पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना to establish diplomatic relations with India, the government of India has decided to hereby appoint Mr. Flafla
as the Indian ambassador to Beijing. और वहां से जवाब आता है चुइलाई का, keeping in mind the desire of the government of India to establish diplomatic relations with the People's Republic of China, we have decided this. Rivalry, आप देख रहे हैं, जब आप चीनियों से बात करते हैं, you know, I used to interact with top people in Beijing, where I was posted as minister in our embassy for 3 years. वो हमें कहते थे, India is a large country with a small heart. Large country with a small heart. देखा ना, वो ये कहते हैं कि इंडिया ने 3-4 मरतबा हिस्ट्री में उन पे हमला किया. एक तुगलक डायनेस्टी के जमाने में, जिसको कहते हैं कराचल एक्सपेडिशन हुई थी. फिर जनरल जोरावर सिंह 1860s में इन्होंने तिब्बत पे हमला किया. फिर कर्नल यंग हस्बैंड 1905 में उन्होंने तिब्बत के चीन पे हमला किया अंग्रेज के दौर में, और फिर 62 में. ये उनका ये ख्याल है. लेकिन अगर वेस्टर्न मीडिया कहता है आपको कि चाइना इज राइजिंग एंड इंडिया इज राइजिंग, झूठ बोल रहे. BBC, CNN आपसे झूठ बोल रहे. मैं आपको मिसाल दूं, I lived in Beijing 3 years. कभी एक सेकंड के लिए भी नहीं हुआ कि बिजली वहां गई हो. बेजिंग में जहां हम रहते थे, कभी ऐसा नहीं हुआ एक सेकंड के लिए भी कि सर्दियों में जब टेम्परेचर -10 है तो गर्म पानी ना आ रहा. When we landed from Delhi, from Beijing, I was posted as a deputy high commissioner to New Delhi. जब हम दिल्ली आए, एक होटल में ठहरे, बिजली चली गई. मेरे बच्चे जो है वो डर गए, छोटे थे. उन्होंने ये क्या हुआ? Then I told them, ये अब चाइना नहीं है, ये इंडिया है. और इंडिया में सारे मुझसे पूछा करते थे, चाइना क्या हमारे बराबर है? क्या चाइना वाकई हमारे बराबर है? हम तो बहुत ऊंचे नहीं है, क्योंकि अमेरिकनों ने कहा कि नहीं तुम तो बहुत ऊंचे हो. तो ये है कंस्ट्रेंट्स इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के. Can I have a slightly different view on this? शायद तालियां ना बजे, लेकिन फिर भी I think it's important. देखिए, I don't believe in fixed goods and bads in life. Because policy making में there is a problem if you fixate yourself on a particular view. जब आपको opportunity आएगी knocking on the door, you will miss it because of your view. Policy makers must remain open to even the most unpopular, most difficult decisions if they are in your favor. So, I actually am the first one to say India has grown. There are certain things they did right, due to which their microeconomic growth you can see on paper. You also saw India change on the ground. You are now seeing a deterioration of India going in the other direction. There is no harm in learning from the good and avoiding the bad. कभी भी fixated view of anything जब आप लेंगे तो आपके पास opportunity आएगी, you lose it. ठीक? So, I personally feel कि अगर कोई अपॉर्चुनिटी आपको नजर आए या प्रीवियसली आई हो, ये मुशाहिद साहब बैठे, ये ताल्लुक नहीं था, ये इंडिया नहीं था ऑलवेज. शायद अपॉर्चुनिटीज उनसे भी मिस हुई हो, हमसे भी हुई हो. आज वो अपॉर्चुनिटी नहीं है. आई हैव मेड इट क्लियर टू यू कि जो हिंदुत्व का माइंडसेट है जहां इंडिया को ले गया है, आई शudder टू थिंक व्हाट विल हैपन if this continues for another 10-20 years for a country of 1.5 billion. Right? But for your mind, for an analytical mind, वो जो अफरा साहब ने पहले बात की, बिल्कुल ठीक है. अपनी एम के उतारे, उनकी लगाएं, फिर समझें, फिर अपनी पॉलिसी बनाएं for your benefit. That is going to be the most critical thing if you really want to become successful in making the right policy. So fixed right and wrongs, वो रिलीजन में हो सकती है बात, इधर शायद नहीं हो सकती.
जहां पे भी आपको अपॉर्चुनिटी मिले उसको आइडेंटिफाई जरूर कर ले, शायद आप ना दे सके। मसलन मैं आपको अभी बता देता हूं, नहीं हो सकती ये वीजा फ्री जो मैं बात कर रहा हूं इंडियंस की। Does that mean that I shouldn't think about that? No. I should think about it, let the decision maker know, and then let the decision maker say, sorry, for whatever reason, ये अभी नहीं हो सकता।